पूरी दुनिया में दो बात की जोरदार चर्चा है। पहली बात मोदी के करीब 20 घंटों की, और दूसरी बात मोदी ट्रंप के बीच बातचीत के 35 मिनट्स की। कहा जा रहा है कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल हो गया, और यह भी कहा जा रहा है कि पिछले करीब 20 सालों में जो नहीं हुआ मोदी ने पिछले करीब 20 घंटों में कर दिया। ऐसा क्या किया और ऐसा क्या था जो 20 सालों में हुआ नहीं था? रिपोर्ट। कनाडा में मोदी के 23 घंटों ने बीते 10 सालों का जवाब दे दिया। जवाब खालिस्तानियों को दिया, जवाब ट्रंप को मिला, जवाब पाकिस्तान को दिया, जवाब कांग्रेसियों को भी मिला। मोदी विरोध में डूबे जो कांग्रेसी कल तक पूछ रहे थे कि कनाडा में G7 के फोटो सेशन में मोदी शुरुआत में क्यों नहीं दिखे, क्यों ट्रंप ने मोदी से कनाडा में मुलाकात नहीं की। ये रिपोर्ट देखकर उनके मुंह पर अब दही जम गई है, क्योंकि इसे जारी किया गया है दिल्ली से 11,000 किलोमीटर दूर से। पहली बार कनाडा ने स्वीकार किया है कि उसकी धरती पर खालिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो कि भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए बाकायदा कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS ने दस्तावेज जारी किया है। सोचिए जरा, 2015 के बाद जिस कनाडा का मोदी ने दौरा नहीं किया, उसे महज कुछ घंटे की बदौलत इस बार पटरी पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पूरी कर देश वापस लौटे। तभी कनाडा ने रिपोर्ट में कहा, खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा को भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने और योजना बनाने के आधार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism. कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा। आप सोच रहे होंगे खालिस्तान पर कनाडा के कबूलनामे से क्या फायदा होगा, तो उसे 2 तरह से समझिए। पहला ये कि भारत का दिया गया सबूत इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्य हुआ, और इससे कनाडा के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में बैठे खालिस्तानियों की एंटी इंडिया मुहिम को झटका लगेगा। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर मोदी विरोधियों के सुर G7 पर ठंडे पड़ेंगे। पंजाब के अलावा यूपी, हरियाणा और गुजरात को जिस तरह खालिस्तान के बहाने टारगेट करने की कोशिश की गई, वो अब दम तोड़ देगी। यही है मोदी की वो विदेश नीति जिससे मुहर लग गई है कि कनाडा में उनके 23 घंटों ने वो किया जिसकी कल्पना बहुतों ने नहीं की थी। इस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर या हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी लीडर्स को हिंदुस्तान के 8 अलग अलग राज्यों के गिफ्ट्स दिए, अलग अलग मैसेज के साथ। कूटनीति के मंच पर मोदी का ये वो पहलू है जिसे कांग्रेस नहीं समझ पाई। राहुल गांधी के पास कनाडा और G7 को लेकर कहने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए अपने जन्मदिन की व्यस्तताओं के बहाने खुद को बिजी रखा। हालांकि स्वयंभू जननायक की पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्रंप वाला मुद्दा जरूर उछाला गया, वही नरेंद्र सरेंडर वाला जुमला। 35 मिनट की ट्रंप और मोदी की बातचीत कांग्रेस को इतनी ज्यादा खटक रही है कि बार बार ट्रंप के बयानों की काउंटिंग की जा रही है। मगर मोदी विरोध में कांग्रेस ये भूल गई कि ट्रंप जितनी बार भी भारत और पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, वो 2 देशों के बीच का आधिकारिक बयान नहीं है, बल्कि ट्रंप का एक बयान भर है।
बल्कि भारत ने बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी करके ये साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच सीज फायर तभी किया गया जब पाकिस्तान ने इसकी पहल की। ट्रंप के रिक्वेस्ट के बाद ही मोदी ने उनसे फोन पर बात की। अब जिस तरह ट्रंप नहीं समझ पा रहे, उसी तरह कांग्रेस भी अपना कंफ्यूजन दूर नहीं कर पा रहे। इसीलिए विदेश नीति पर नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। जिस तरह कनाडा को लेकर कांग्रेस का भ्रम दूर हुआ, ठीक उसी तर्ज पर ट्रंप का सीज फायर वाला बड़बोलापन भी कांग्रेस की गलतफहमी दूर करेगा। इसके लिए मोदी सही वक्त और सटीक मौके का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का भारत है, अपनी शर्तों पर चलने वाला, फिर चाहे बात पाकिस्तान की हो या अमेरिका से जुड़ी हो। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब अमेरिका दौरे पर था, तब उसने भारत के खिलाफ बहुत कुछ कहा, लेकिन बातचीत की अपील भी करता रहा। आसिम मुनीर ने कहा कि जैसे सब देश एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मतभेद सुलझाते हैं, वैसे ही भारत और पाकिस्तान को भी करना चाहिए। उसने पहलगाम आतंकी हमले पर सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन शांति की दुहाई भी देता हुआ नजर आया। कहते हैं कि व्हाइट हाउस में मुनीर जब ट्रंप के साथ टेबल पर बैठा था तो उसे खाने में भले ही लजीज बिरयानी परोसी गई, लेकिन मोदी की धाक का एहसास भी कराया गया और 35 मिनट की उस फोन कॉल का भी जिक्र किया गया जो ट्रंप के अनुरोध पर मोदी से हुई थी। भारत कभी भी मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं ढूंढता, पर अगर दूसरी साइड क्रॉस करेगी लाइन तो भारत मिलिट्री सॉल्यूशन, मिलिट्री रिस्पांस देने में झिझकेगा भी नहीं। और मोदी जी के समय ये ज्यादा स्पष्टीकरण कहें, उसको क्या करें, अनएम्बिगुअस तरीके से ये डॉक्ट्रिन ऑपरेशन सिंदूर का जो है एक नई टेम्पलेट है, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गई। मोदी की ठोस कूटनीति को ईरान और इजराइल युद्ध के जरिए भी समझ सकते हैं। इजराइल और ईरान युद्ध पर मोदी की इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई। ट्रंप से बातचीत में भी मिडिल ईस्ट की लड़ाई पर चर्चा हुई। ईरान के अधिकारियों से भी भारत के विदेश मंत्रालय के बीच कम्युनिकेशन हुआ। पहले तुर्की और अब रूस, इन दोनों देशों ने ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता की पहल की, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब जिस तरह मोदी ने G7 के मंच से इस युद्ध को रोककर शांति और स्थिरता पर जोर दिया है, उसके बाद वर्ल्ड कम्युनिटी में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये कि जब अमेरिका इजराइल को भड़का रहा है, तब क्या मोदी के मैसेज पर गौर किया जाएगा? भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार को लगता है कि मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ ईरानी भी ऐसी ही आस रखते हैं। I want that Prime Minister Modi, who for me is always a true example of an appropriate Indian man. I really want that he do intervene in the situation that now we are confronting, and he convinced the two sides not to continue the war. And this is the true time to do such thing. Please take action in this thing. तो सवाल इस बात का नहीं कि मोदी का अगला कदम क्या होगा, बल्कि डिकोड ये किया जाने लगा है कि मोदी बहुत कम बोलकर भी क्या क्या कर सकते हैं। जवाब ईरान से लौटे जम्मू कश्मीर के इन छात्रों ने भी दिया, जिन्होंने सलामत वापसी के लिए मोदी सरकार के उठाए गए कदमों की खुले दिल से तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।